फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेस। मैं हूं अंजना और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पीआईबी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स है परीक्षा के दृष्टिकोण से उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। और पिछले लेक्चर में इसका भाग 1 कंप्लीट किया हुआ है। आप वहां से जाके इसकी वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरओ मतलब या कह सकते किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। और पहला यहाँ पे क्या टॉपिक है कि गुजरात में देश में पहली जीसी सेमीकंडक्टर ओएसएटी निर्माण सुविधा का साणंद गुजरात में उद्घाटन किया गया। अब क्यों हुआ देखते हैं। वैश्विक सेमीकंडक्टर चिप आपूर्ति श्रृंखला में भारत को आत्मनिर्भर बनाने, विदेशी आयातों कहाँ से, ताइवान और चीन विशेषकर पर निर्भरता को कम करने और इलेक्ट्रॉनिक्स हब के रूप में उभरने के लिए ऐसा किया गया है। तो देखिए ये जो आपका टॉपिक है जीएस पेपर 3 से जाके लिंक हो रहा है। आर्थिक विकास, आधारभूत संरचना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा मेक इन इंडिया से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? मेक इन इंडिया से जुड़ा हुआ है। तो क्या था जीएस पेपर 3 का टॉपिक? आर्थिक विकास, आधारभूत संरचना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा मेक इन इंडिया से जाके जुड़ रहा है। तो भारत सरकार जो है वो क्या कर रही है, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में काम कर रही है। इसी वजह से गुजरात में जीसी सेमीकंडक्टर की पहली ओएसएटी सुविधा की आधारशिला इसने रखी है। तो इसका ओएसएटी का फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। क्या है? आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। फिर से आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। तो ये कहाँ पे इसकी आधारशिला रखी गई है? याद रखिएगा, साणंद गुजरात में। यह जो भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को क्या करेगा? मजबूती प्रदान करेगा। सेमीकंडक्टर ऐसा पदार्थ होता है जिसकी विद्युत चालकता चालक और कुचालक के बीच की होती है। तो मैंने क्या बताया कि सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर ऐसा पदार्थ होता है जिसकी चालकता चालक और कुचालक के बीच की होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल, रक्षा उपकरण, अन्य इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जो पार्ट्स वगैरह हैं वो सारे सब में किसका यूज होता है? सेमीकंडक्टर का यूज होता है। अब आते हैं ओएसएटी है क्या? इसका पूरा नाम भी कभी कभी एग्जाम से पूछ लेता है, तो देखते हैं। आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। क्या नाम है? आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। इसमें चिप की देखो असेंबली होती है, टेस्टिंग की जाती है कि वो सही से चल रही है कि नहीं चल रही है, और फिर उसकी पैकेजिंग, ये इसका 3 इसका प्रोसेस होता है। अब आते हैं कि ये याद रखिएगा ओएसएटी जो होता है वो 3 चरणों से जुड़ा होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो भारत अभी भी सेमीकंडक्टर चिप के लिए काफ़ी हद तक आयात पर निर्भर है। कहाँ से? तो ज़्यादातर ताइवान और चाइना पर, है ना। तो ये कह रहा है कि कोविड-19 के दौरान मतलब इसकी कमी से इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल जो उद्योग थे हमारे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। इसी वजह से भारत सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है। और इसके मुख्य उद्देश्य क्या है कि भारत को सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। तो मैंने पहला क्या बताया? सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। तीसरा आपका आयात निर्भरता को कम करना। चौथा रोजगार को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर को बढ़ाना। ठीक है, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया को मजबूत बनाना। इससे क्या होगा? मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया को मजबूत बनेगा। ठीक है, और भारत को ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का हिस्सा बनाना। भारत को ग्लोबल भारत को ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का हिस्सा बनाना। तो ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं इसको स्थापित करने के। अब इससे भारत को लाभ क्या होगा ये भी जान लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का विस्तार होगा। इसके लगने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का विस्तार होगा। मोबाइल और कंप्यूटर्स निर्माण में भी वृद्धि होगी। क्या होगा? मोबाइल और कंप्यूटर्स के निर्माण में भी वृद्धि होगी। विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। और क्या होगा? रोजगार का सृजन होगा। तकनीकी और रणनीति जो देखिए, तकनीकी टेक्नोलॉजी तो हमारी मजबूती होगी और रणनीतिक मजबूती भी हमको मिलेगी। और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी लाभ होगा क्योंकि बहुत सारे उपकरण में इसकी जरूरत होती है। ठीक है, तो ये इसके कुछ लाभ है। ये जो मिशन है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, भारत सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन मतलब ISM को शुरू किया। इसका उद्देश्य यही है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देना और निवेश को आकर्षित करना। मतलब बाहर से लोग आए यहाँ पे अपनी ये सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जितने भी उद्योग हैं उन सबको यहाँ स्थापित किया जाए, भारत में चिप इकोसिस्टम को विकसित किया जाए। तो यह जो है ये किसकी? ओएसएटी परियोजना उसी कदम या उसी दिशा का एक हिस्सा है, ये समझिए आप। तो परीक्षा में कैसे पूछ सकते हैं कि कौन सा राज्य जहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया? तो साणंद गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया। किसका? देश की पहली सीजी सेमीकंडक्टर ओएसएटी विनिर्माण सुविधा का साणंद गुजरात में उद्घाटन किया गया है। क्षेत्र क्या है? सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ओएसएटी का फुल फॉर्म क्या है? आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट है। कौन सा मिशन इससे संबंधित है? अभी मैंने बताया इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन संबंधित। अब इससे कौन कौन सी विषय लिंक हो जा रहे हैं? देखिए, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वगैरह इससे जाके थोड़ा सा लिंक हो जा रहा है। अब देखिए प्री में भी पूछ सकता है कि ओएसएटी का संबंध किससे है? तो आप बता सकते हैं कि सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग वगैरह इस टाइप से बता सकते हैं। मिशन का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है कि सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को विकसित करना। इस तरीके से भी पूछ सकता है। ठीक है, मेंस में क्या पूछ सकता है कि भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास में ओएसएटी सुविधाओं की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास में OSAT सुविधाओं की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। इस तरीके से पूछ सकता है, तो वो कुछ भी पूछ लेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना कि इसका ये कि गुजरात में स्थापित जो हो रही है CG सेमीकंडक्टर OSAT फैसिलिटी भारत को तकनीकी रूप से मजबूत करेगी, आत्मनिर्भर बनाएगी और इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, दूरसंचार, ये कह सकते हैं कि समग्र जो पूरी हमारी इकॉनमी है, अर्थव्यवस्था है, उसको ये लाभ मिलेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए मैंने बताया मुख्य प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा गुजरात के शाणंद में CG सेमी के अत्याधुनिक संयंत्र का उद्घाटन किया गया, जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत एक मील का पत्थर है। मैंने बता ही दिया। OSAT है क्या, ये भी तो आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। जब किसी बड़ी फाउंड्री में सिलिकॉन वेफर चिप का निर्माण हो जाता है तो उसे सुरक्षित रूप से पैक करना, व्यापार में व्यावसायिक उपयोग के लिए भेजने से पहले गुणवत्ता की कड़ाई से जांच करना, मतलब टेस्टिंग करना और करने का कार्य OSAT इकाइयाँ करती हैं। तो मैंने इसके 3 चरण आपको बता ही दिए हैं, आप इसको याद रखिएगा। अब ये UPSC मेंस GS3 विज्ञान एवं अर्थव्यवस्था से लिंक हुए वर्ष 2021-23 में के PYQ में सेमीकंडक्टर संकट, भारत की विनिर्माण नीति पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए PYQ में भी इस तरीके से पूछा गया है। तो उत्तर में साणंद की OSAT इकाई को जोड़ने से क्या होगा, हाँ, तो जब सामने वाला ये सब चीज़ें देखेगा तो आपको अच्छे मार्क्स देगा ना, और उसे तो आप चाहें तो इसकी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। मैंने प्रश्न आपको बोल के दे दिया है। पांचवा कह रहे हैं 9th आपका जो टॉपिक है वो क्या है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय क्षेत्रीय हवाई संपर्क के लिए विकसित उड़ान का भव्य शुभारंभ। तो ये था आपका टॉपिक। अब क्यों हुआ चलिए देखते हैं। देखिए ये जो टॉपिक है आपका, पहली बात तो मैं इसको देख लूँ चर्चा में क्यों हुआ। देश के सुदूरवर्ती इलाकों Tier 2 और Tier 3 शहरों के किफ़ायती विमान सेवाओं से जोड़ने और आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को सुगम बनाने के उद्देश्य। ये जो आपका टॉपिक है GS पेपर 3 मतलब आर्थिक विकास और आधारभूत संरचना, GS पेपर 2 शासन, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, वहाँ से जाके लिंक हो रहा है। तो चलिए आइए सबसे पहले समझते हैं कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से विकसित उड़ान पहल की क्या की है, शुरुआत की है, ठीक है। तो इसने क्या किया है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत बनाने के उद्देश्य से क्या किया है, विकसित उड़ान पहल की शुरुआत की है। तो देखिए मूल उड़ान योजना शुरू कब हुई थी, तो 2016 में शुरू हुई थी। उन्नत चरण में अब देश के छोटे कस्बों में छोटे विमानों की पट्टियां, रणनीतिक हेलीपैड और तटीय क्षेत्रों में वाटर एरोड्रम के निर्माण पर विशेष बल दिया जा रहा है। तो अब इससे क्या होगा, इसका उद्देश्य केवल हवाई यात्रा ही नहीं, हवाई यात्रा तो हो गई, उसके साथ ही जो देश के दूर दराज में छोटे छोटे शहर हैं, है ना, तो उसके आर्थिक विकास को भी क्या होगा, मुख्य धारा से जोड़ने का एक काम किया जा रहा है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि उड़ान क्या है ना। तो उड़ान का पूरा फुल फॉर्म क्या है, उड़ान का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, उड़े देश का आम नागरिक। फुल फॉर्म क्या है, उड़े देश का आम नागरिक। यह भारत सरकार की एक क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना है। ये याद रखिएगा कि क्या है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, ये RCS है। अब इस योजना का उद्देश्य यह है कि हवाई यात्रा केवल बड़े शहरों तक सीमित ना रहे, बल्कि जो छोटे छोटे शहर हैं, दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे भी किफ़ायती रेट पे क्या हो जाए, सुलभ हो जाए, मिल जाए लोगों को। अब इसकी ये भी जानने की कोशिश करें कि उड़ान जो विकसित उड़ान जो है, इसकी पहल की आवश्यकता क्यों पड़ी है। ये प्रश्न की क्या है कि अब नई पहल की आवश्यकता आखिर हुई क्यों। भारत में अनेक छोटे और दूर दराज के जो क्षेत्रों में हवाई अड्डे तो बने थे, लेकिन वहाँ नियमित तरीके से विमान सेवाएं जो है वो उपलब्ध नहीं थी। इसी वजह से पर्यटन प्रभावित होता था, उद्योग एवं व्यापार का विकास धीमा रहता था, निवेश पहुंचता ही नहीं था सही से। लोग क्या करते थे, लंबी दूर सड़क या रेल, लोगों को क्या होता है, लंबी जो दूरी होती थी या तो सड़क से तय करते थे या तो रेल से तय करनी पड़ती थी उनको। क्षेत्रीय असंतुलन हमेशा बना रहता था। तो ये सारी समस्याएं थी, ठीक है। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए विकसित उड़ान पहल की शुरुआत की गई है। अब विकसित उड़ान के मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखिए अब लिखने को आएगा तो आप कैसे लिखेंगे। छोटे शहर, दूर दराज के क्षेत्रों को हवाई नेटवर्क से जोड़ना। दूसरा है कि आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफ़ायती बनाना, ठीक है। पर्यटन को बढ़ावा देना तीसरा हो जाएगा आपका। चौथा, क्षेत्रीय आर्थिक जो विकास है उसको भी गति मिलेगी, तो ये भी लिख सकते हैं आप। व्यापार और निवेश को भी तो प्रोत्साहन मिलेगा, रोजगार के नए अवसर भी तो सृजित होंगे, विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को भी तो समर्थन मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप मुख्य परीक्षा में विकसित उड़ान के बारे में लिख सकते हैं कि ये इसके ये उद्देश्य और इस वजह से ये शुरुआत इसकी की गई है। अब ये योजना है वो कैसे काम करती है, ये भी मान लीजिए कि किसी छोटे शहर के हवाई अड्डे पर यात्रियों की संख्या बहुत कम है। अब इस स्थिति में क्या होगा, जो वहाँ की जो निजी एयरलाइन वहाँ उड़ान चलाने से बचती है, क्योंकि उसे आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा। छोटे शहर के हवाई अड्डे पर यात्रियों की संख्या कम है, तो जो निजी एयरलाइन से वहाँ उड़ान चलाने से बचेगी, क्योंकि उसको उतना लाभ नहीं मिल पाएगा ना। ऐसे में सरकार क्या करेगी, उनको विजिबिलिटी गैप फंडिंग
प्रदान करेगी, मतलब मिलेगी। ये VGF है क्या, ये भी देख थोड़ा बता देती हूँ। ये सरकार द्वारा दी जाने वाली एक वित्तीय सहायता होती है जिसको कहते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, जिससे एयरलाइंस कम यात्रियों वाले मार्ग में भी विमान सेवा को क्या करेगी, चला सकेगी। मतलब वो कतराएगी नहीं कि नहीं यहाँ पे यात्री कम है और यहाँ पे हमको नहीं चलाना है। जब प्राइवेट वाला होगा तो वो क्यों नहीं चलाएगा, क्योंकि उसको तो प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, उनको थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, जिससे यात्रियों को मार्ग में यात्रियों जो मतलब कम जहाँ पे यात्री हैं वहाँ भी विमान सेवा चलाया जा सके। इसलिए अब इससे क्या होगा, एयरलाइंस का आर्थिक नुकसान कम हो जाएगी। यात्रियों को कम किराए पर भी हवाई यात्रा मिल जाएगी और छोटे शहर भी राष्ट्रीय जो हवाई नेटवर्क है उससे जुड़ पाएंगे। तो ये इसके सारे फायदे हैं। इससे संबंधित मंत्रालय क्या है जो परीक्षा में पूछेगा, देखिए तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ये योजना रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम RCS के तहत है। याद रखिएगा, उड़ान का पूरा नाम क्या है, उड़े देश का आम नागरिक। मुख्य सहायता जो है VGF की बात की गई है, जिसको कहते हैं विजिबिलिटी गैप फंडिंग, और इसका लक्ष्य क्या है, क्षेत्रीय हवाई संपर्क और समावेशी विकास को बढ़ावा देना। अब इससे देखिए, अगर लाभ लिखने के लिए आता है तो क्या लिखेंगे कि क्षेत्रीय असमानता। पहली बात तो आप भी देखिए कि इससे क्या होगा, क्षेत्रीय असमानता कम होगी। दूसरा, आपके पर्यटन को बढ़ावा मिल जाएगा। तीसरा, आपके व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा मिलेगा। चौथा, आपका स्थानीय जो उत्पादों के जो नए बाजार हैं वो भी मिल जाएंगे, है ना। और क्या हो सकता है, हाँ, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। फिर दूरस्थ मतलब दूर दराज के जो क्षेत्र हैं वहाँ तक स्वास्थ्य और आपातकालीन जो सेवाएं हैं उसकी भी बेहतर पहुंच हो सकती है ना। तो ये सारे इसके लाभ हो सकते हैं। अब उड़ान के बारे में, उड़ान का मुख्य उद्देश्य पूछ सकता है, तो आप क्या बताएंगे कि क्षेत्रीय हवाई संपर्कों को बढ़ावा देना। VGF का संबंध किससे है, तो आप क्या बताएंगे कि जैसे कम व्यावसायिक जो लाभ वाली जो परियोजनाएं हैं उनको क्या करती है, सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसको हो सकता है कि विकल्प के तौर पे आपसे पूछ ले प्री वगैरह में। अब मेंस में कैसे आता है प्रश्न, ये जान लीजिए, ठीक है। मैं दे रही हूँ आपको प्रश्न, अगर आपको टाइम मिलेगा तो आप जरूर करेंगे इसको खुद से। क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना उड़ान भारत में समावेशी एवं संतुलित आर्थिक विकास को किस प्रकार बढ़ावा देती है, स्पष्ट कीजिए। मतलब क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना उड़ान भारत में समावेशी एवं संतुलित आर्थिक विकास को किस प्रकार बढ़ावा देती है। तो आप क्या इसमें मुख्य मतलब इसमें कुछ बिंदु ऐड क्या कर सकते हैं, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के बारे में बता सकते हैं, समावेशी विकास के बारे में बताएंगे, पर्यटन, व्यापार एवं निवेश, रोजगार, बुनियादी ढांचे का विकास और विकसित भारत 2047। ये सारी चीज़ों को आप लिंक करते हुए आराम से आप बता सकते हैं। तो विकसित जो उड़ान है केवल एक हवाई सेवा ही मतलब हवाई सेवा योजना नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देगी, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देगी, समावेशी सामाजिक समावेशन का एक माध्यम बन गई है। ये छोटे दूर दराज के क्षेत्रों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने में मदद कर रही है। निवेश, पर्यटन, रोजगार और विकास को भी, सभी चीज़ों को गति मिल रही है। और इस तरीके से आप किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के मेंस में आप आराम से इसको लिख सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा, मैंने काफ़ी अच्छे से आपको बताया। और हाँ, इसी बात पे कम से कम वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और जाने से पहले आप इसको सब्सक्राइब जिसने नहीं किया तो कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आपको PDF मिल जाती है, तो वहाँ से इसको ले लीजिएगा। आते हैं अगले टॉपिक में। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा इसको पढ़ देती हूँ। मुख्य प्रावधान इसमें क्या लिखा हुआ है, मैंने पढ़ दिया इसको। वैसे यहाँ से तकनीकी शब्द, वाटर एरोड्रोम की बात करिए। खुले पानी, झील, नदी या समुद्र तट का ऐसा क्षेत्र होता है जिसका उपयोग विशेष रूप से सी प्लेन मतलब पानी में उतरने और उड़ान भरने वाले विमानों के उतरने, टेक ऑफ करने और उनके रख रखाव के लिए किया जाता है। तो क्या कह रहे हैं, वाटर एरोड्रोम या खुले पानी जैसे झील, नदी, समुद्र का एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसका उपयोग विशेष रूप से सी प्लेन जो होता है कि उतरने, टेक ऑफ करने और उसके रखरखाव के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। आते हैं इसमें, पत्तन मंत्रालय द्वारा पहले मेक इन इंडिया एक्जिम कंटेनर जारी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में माल ढुलाई के लिए भारत अब तक विदेशी, विशेषकर चीनी विनिर्मित कंटेनरों पर क्या था, निर्भर था, जिससे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यापारिक लागत दोनों प्रभावित होती थी। अब इसे मुख्य प्रावधान क्या है कि पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने पूर्णतः स्वदेशी निर्माण तकनीकों से निर्मित पहले वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय मानक वाले एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कंटेनरों को क्या की है, हरी झंडी दिखाई है। अब देखिए ये जो टॉपिक है आपका GS पेपर 3 के आर्थिक विकास, आधारभूत संरचना, लॉजिस्टिक्स एवं समुद्री अर्थव्यवस्था से जाके लिंक हो रहा है। अब इसमें है कि पत्तन पोत जो परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने देश का पहला स्वदेशी मतलब मेक इन इंडिया एक्जिम शिपिंग कंटेनर को क्या किया है, जारी किया है। और यह जो है भारत को लॉजिस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में क्या बनाएगा, आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम की तरह देखा जा रहा है इसको। अब आता है एक्जिम क्या होता है, ये भी जान लेते हैं। तो जो सामान हम भारत से दूसरे देशों में बेचते हैं उसको कहते हैं एक्सपोर्ट, और जो सामान दूसरे देशों से भारत में आता है वो इम्पोर्ट कहलाता है। तो उसे सुरक्षित ढंग से ले जाने के लिए जिन कंटेनरों का उपयोग किया जाता है उन्हें एक्जिम शिपिंग कंटेनर कहा जाता है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है ये न्यूज़, तो अब तक भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए विदेशों से निर्मित जो कंटेनर थे जैसे चाइना वगैरह के, तो इन पर काफ़ी डिपेंडेंसी थी इसकी। लेकिन इसकी वजह से क्या आई, काफ़ी समस्याएं पैदा हो गई, जैसे वैश्विक संकट के समय कंटेनर की कमी का हो जाना, माल ढुलाई की लागत को बढ़ जाना, आयात निर्यात में देरी हो जाना, विदेशी कंपनियों पर निर्भरता बढ़ जाना, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कुछ जोखिम से उनका बढ़ जाना, ये सारी इससे समस्याएं थी। तब यही सारी चीज़ों को देखते हुए भारत ने क्या किया है, पहला स्वदेशी मेक इन इंडिया एक्जिम कंटेनर को क्या किया है, जारी किया है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य
तो इस पहल के मुख्य उद्देश्य क्या हो सकते हैं? लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, विदेशी कंटेनरों पर निर्भरता कम हो जाएगी, है ना। इसमें क्या होगा, मतलब इसके मुख्य उद्देश्य में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, विदेशी कंटेनरों पर जो निर्भरता है वो भी कम हो जाएगी, आयात निर्यात को अधिक सुरक्षित बनाया इससे होगा, आयात निर्यात जो है वह अधिक सुरक्षित हो जाएगा, व्यापार लागत जैसे लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है जिसको कहते हैं वो कम हो जाएगी, भारतीय विनिर्माण जो उद्योग है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, और वैश्विक आपूर्ति जो श्रृंखला जिसको कहते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन, आप सुनते होंगे अक्सर न्यूज में, उसमें भी भारत की जो भूमिका है वो भी मजबूत होगी, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी चीज़ों को भी एक क्या है, क्या कहेंगे, गति मिल जाएगी, ये कह सकते हैं, है ना। तो ये सारे इसके क्या है, उद्देश्य हैं। अब देखिए, अभी मैंने एक बोला कि राष्ट्रीय सुरक्षा से इसका क्या संबंध है, तो ये भी देख लीजिए। देखिए, जैसे यदि किसी देश के पास अपने खुद के कंटेनर नहीं हैं तो वो क्या करेगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए विदेशी जो कंपनियां हैं उस पर डिपेंडेंट हो जाएगा, हमेशा डिपेंड नहीं रहता है। एक तरह युद्ध हो गया या कोई वैश्विक महामारी आ गई या कोई और संकट या कोई और परिस्थितियां पैदा हो गई, तो उसमें क्या होगा, विदेशी जो कंटेनरों की उपलब्धता कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाती है, तो जिससे आवश्यक जो वस्तुओं का आयात और निर्यात क्या होता है, रुक जाता है। इसीलिए स्वदेशी एक्जिम कंटेनर केवल ये नहीं कह सकते कि ये व्यापारी है, व्यापार की जगह एक स्ट्रेटजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसीलिए इसको मैंने कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा मैंने इसमें ऐड किया था, तो वो भी मैंने बता दिया। अब इससे लाभ क्या हो जाएगा ये भी जानिए। जो निर्यातक हैं उनको समय पर क्या हो जाएगा, कंटेनर मिल जाएंगे, लॉजिस्टिक लागत कम हो जाएगी, वैश्विक व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, बंदरगाहों की कार्य क्षमता में भी सुधार हो जाएगा, रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे, और समुद्री व्यापार और ज़्यादा सुरक्षित, और यहाँ तक कि दूसरे लोग भी, दूसरी कंट्रीज़ भी हम विश्वास करेंगे, है ना। तो क्या होगा, सुरक्षित और विश्वसनीय बनेगा समुद्री व्यापार। तो ये सारी चीज़ें थी। और एग्जाम में क्या पूछ सकता है आपसे, वन लाइनर के संबंधित मंत्रालय से कौन सा है, तो पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय। मुख्य पहल, मतलब पहला आपका स्वदेशी पहल है मेक इन इंडिया और एक्जिम कंटेनर, और इसका उद्देश्य क्या है, लॉजिस्टिक में आत्मनिर्भरता विदेशी निर्भरता को कम करना। तो ये हो गया आपका। अब आते हैं मेन स्कोर यूटिलिटी, GS3 भारत की राष्ट्रीय रसद नीति, क्या लिखा है यहाँ पे, हाँ, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के तहत लॉजिस्टिक लागत को GDP के 14% से घटकर वैश्विक मानकों को 8% के अनुरूप लाने में स्वदेशी कंटेनर निर्माण अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। तो ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा आगे। शिक्षा मंत्रालय अपार APAAR ID और डिजिटल अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC का 100% लिंकेज। अब ये क्यों हुआ, तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के विजन के अनुरूप छात्रों को प्राथमिक स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक के सभी शैक्षणिक रिकॉर्ड, डिग्रियों, स्कॉलरशिप को पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल रूप से सत्यापित करने के लिए क्या किया गया है, सत्यापित करने के लिए बनाया गया है। अपार ID और डिजिटल अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का 100% लिंकेज की बात कर रहे हैं। यह जो विषय है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब NEP 2020 से संबंधित है, और GS पेपर 2 शासन और GS पेपर 3 डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है। अभी समाचार में क्यों है, क्योंकि इसमें PIB का न्यूज़ है। तो देखिए, शिक्षा मंत्रालय ने अपार ID को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ABC का फुल फॉर्म क्या है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ABC से 100% जोड़ने मतलब लिंक करने पर क्या किया है, विशेष बल दिया है इसमें। और जो ये क्या है, एक तरीके का जो कोई भी विद्यार्थी है ना उसका पूरा शैक्षणिक रिकॉर्ड है उसमें एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म में। इससे क्या रहेगा, सारा डेटा सुरक्षित उपलब्ध हो जाएगा कहीं भी। तो देखो, अपार ID होती क्या है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। अपार ID ये इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ये लिखा है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। अपार का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ये क्या करते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी की यूनिक डिजिटल एकेडमिक ID है, यूनिक डिजिटल एकेडमिक ID है। क्या है, यूनिक डिजिटल एकेडमिक ID है, जिससे विद्यार्थी को जो एकेडमिक आधार कह सकते हैं, आप इसको क्या कह सकते हैं, एकेडमिक आधार कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी रिकॉर्ड्स वगैरह को रखेगी, और एक ही जगह पे होने से ये कि आपकी उसकी सारी इन्फॉर्मेशन एक ही विद्यार्थी की सारी रिकॉर्ड्स उसमें मिल जाएंगे। तो ये इसे आम बोलचाल की भाषा में वन नेशन वन स्टूडेंट ID कहा जाता है, जो छात्र की आजीवन डिजिटल शैक्षणिक पहचान बन जाती है। तो ABC एक डिजिटल क्रेडिट बैंक है, जहां विद्यार्थी द्वारा अर्जित जो एकेडमिक क्रेडिट्स जो होते हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है। यदि कोई विद्यार्थी कॉलेज या विद्यालय को अगर चेंज करता है तो उसके क्रेडिट्स जो होंगे वो सभी सुरक्षित रहेंगे, और आगे के लिए पढ़ाई में भी उसका उपयोग किया जाता है। तो मुख्य प्रावधान, अब देश के हर छात्र के विशिष्ट आधार ID को सीधे ABC वॉलेट से लिंक कर अपार ID को ABC वॉलेट से लिंक कर दिया गया है। छात्र द्वारा कॉलेज बदलने या क्रेडिट ट्रांसफर करने पर यह डेटा स्वतः अपडेट हो जाएगा। तो ये है। अब लिंक क्यों किया गया है, विद्यार्थियों का एकीकृत डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के लिए। दूसरा, मल्टीपल एंट्री जो मल्टीपल एग्जिट प्रणाली को आसान बनाने के लिए। तीसरा, आपका क्रेडिट ट्रांसफर को सरल बनाने के लिए। और चौथा, फर्जी की जो डिग्रियाँ होती हैं, रिकॉर्ड की जो समस्याएं हैं वो सब कम हो जाए इसलिए। और NEP 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, तो सही से चीज़ें लागू हो सके इसलिए। अब इसमें मुख्य प्रावधान क्या है, देखिए, प्रत्येक विद्यार्थी को यूनिक अपार
आईडी की बात की गई है, एकेडमिक रिकॉर्ड्स का डिजिटल संग्रह की बात की गई है। एबीसी के माध्यम से क्या होगा, क्रेडिट स्टोरेज और क्रेडिट ट्रांसफर हो सकेगा और देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच एकेडमिक अकाउंटेबिलिटी एक तरीके से बन सकती है, ये भी कह सकते हैं। पारदर्शी एवं पेपरलेस शिक्षा व्यवस्था होगी, को बढ़ावा मिलेगा, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो अपार का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। एबीसी का मैंने बताया एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। संबंधित कौन सी नीति है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020, और इसका उद्देश्य क्या है, वन स्टूडेंट वन डिजिटल एकेडमिक रिकॉर्ड, वन नेशन वन स्टूडेंट, इसको आईडी भी कहा जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ ये भी देख लीजिएगा, क्या कहा जाता है, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी भी इसको कहा जाता है, जो छात्र की आजीवन डिजिटल शैक्षणिक पहचान बन जाती है। अब देखिए बीपीएससी, यूपी, पीसीएस, जीएस2, शिक्षा, ई गवर्नेंस, भारत में डिजिटल तकनीकों का अनुप्रयोग विषय के अंतर्गत अपार और एबीसी के एकीकरण को शिक्षा क्षेत्र के बड़े सुधार के रूप में उत्तर में आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक, स्वास्थ्य मंत्रालय औषधि नियम 1945 में ऐतिहासिक संशोधन कर सेल और जीन थेरेपी को मंजूरी। अब ये क्यों हुआ, इसका मुख्य प्रावधान क्या है और इसका तकनीकी शब्द वो सभी कुछ देखेंगे। तो क्यों हुआ, कैंसर, थैलीसीमिया और आनुवंशिक विकारों जैसे अत्यंत गंभीर और अस्वस्थ बीमारी के इलाज के लिए देश में उन्नत जैव चिकित्सा अनुसंधान बायोमेडिकल रिसर्च को विनियमित और सुरक्षित करने के लिए। तो क्या है इसमें, कैंसर, थैलीसीमिया और आनुवंशिक विकारों जैसी अत्यंत गंभीर और असाध्य बीमारी के इलाज के लिए देश में उन्नत जैव चिकित्सा अनुसंधान बायोमेडिकल रिसर्च को विनियमित और सुरक्षित करने के लिए। मुख्य प्रावधान, औषधि नियम 1945 में नए कड़े कानूनी ये औषधि नियम 1945 में नए कड़े कानूनी जो क्लॉज हैं उनको जोड़कर क्लिनिकल परीक्षणों को आसान बनाया गया है, जिससे वैश्विक मानकों के अनुरूप भारत में जीवन रक्षक दवाओं की मंजूरी प्रक्रिया तेज हो जाएगी। आप जानते हैं कि, चलिए अब इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। ये जीएस पेपर जो 3 है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मतलब बायोटेक्नोलॉजी, जीएस पेपर 2 में आपका स्वास्थ्य, वहाँ से जाके आपका लिंक हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं ये समाचार क्यों हैं। तो देखिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जो मंत्रालय उसने ड्रग्स रूल्स बनाया है 1945। क्या बनाया है, ड्रग्स रूल्स 1945। इसमें संशोधन किया है। इस संशोधन का उद्देश्य क्या है, सेल थेरेपी और जीन थेरेपी जैसी आधुनिक जो चिकित्सा पद्धतियों के लिए कुछ स्पष्ट नियम या रेगुलेटरी व्यवस्था बनाना है, इसका उद्देश्य यही है। तो अब क्या है, यहाँ पे आई समझते हैं कि सेल थेरेपी क्या होती है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। सेल थेरेपी क्या होती है, कोशिका चिकित्सा भी इसको हिंदी में कहते हैं, ऐसा उपचार पद्धति जिसमें रोगी अपनी कोशिकाओं या सेल्स या स्वस्थ दाता, मतलब जो डोनर होता है उसकी कोशिकाओं का उपयोग करके बीमारी का इलाज किया जा सकता है। सेल थेरेपी क्या होती है, ऐसा उपचार पद्धति जिसमें रोगी की अपनी कोशिकाओं या डोनर की कोशिकाओं का उपयोग करके जो स्वस्थ दाता होगा, जो डोनर होगा वो मतलब फिट होगा, स्वस्थ होगा, तो उसकी कोशिकाओं का उपयोग करके इस बीमारी का इलाज किया जाता है। तो ये हो गया आपका सेल थेरेपी। देखिए, जैसे क्या है कि मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति की कुछ कोशिकाएं ठीक से काम नहीं कर रही, तो उसकी जगह जो नई कोशिकाएं होंगी, स्वस्थ कोशिकाएं देकर उसका उपचार किया जा सकता है। तो जैसे इसका उपयोग जैसे विशेष रूप से कुछ प्रकार के कैंसर होते हैं, ब्लड संबंधी कुछ रोग होते हैं, इम्यून तंत्र से जुड़ी कुछ बीमारियां होती हैं, इन सब के उपचार में इसका किया जाता है। अब जीन थेरेपी क्या है, जीन थेरेपी या जीन चिकित्सा एक ऐसी आधुनिक तकनीक है जिसमें किसी बीमारी के लिए जिम्मेदार दोषपूर्ण जीन या डिफेक्टिव जीन को ठीक किया जाता है। एक ऐसी आधुनिक तकनीक है जिसमें किसी बीमारी के लिए जो कोई दोषपूर्ण जीन होता है, डिफेक्टिव जो जीन होता है, उसको ठीक किया जाता है या बदला जाता है, उसकी जगह मतलब ठीक ठाक जो जीन होता है, अच्छा जिसको स्वस्थ जीन कहते हैं, उसको वहाँ पे उसको पहुँचाया जाता है। तो यदि बीमारी का कारण हमारे डीएनए या जीन में गड़बड़ी है तो जीन थेरेपी की जाती है और ये क्या करती है, उसको ठीक करने का प्रयास करती है। तो इसका उपयोग आपका आनुवंशिक या जेनेटिक रोग के लिए, या कोई दुर्लभ बीमारी हो गई है आपको, इसके लिए, या कुछ प्रकार के जो कैंसर्स होते हैं वहाँ पे भी इसका प्रयोग किया जाता है। इन सबके उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी, ये जानिए, ये जो संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी। इसमें आधुनिक चिकित्सा जो तकनीकों को कानूनी मान्यता देने के लिए, पहली बात तो, दूसरा आपका अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, और तीसरा रोगियों की सुरक्षा एवं प्रभावी उपचार उपलब्ध कराने के लिए। अब भारत में बायोटेक्नोलॉजी और एडवांस मेडिसिन की बात करें, उसको प्रोत्साहन देने के लिए, उपचार के लिए कुछ जो रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क है उनको तैयार करने के लिए यह आवश्यक हो गया था कि इसमें संशोधन किया जाए। अब इसमें मुख्य प्रावधान क्या है, आपका ड्रग्स रूल 1945 के बारे में बात हुई, और आपका सेल और जीन थेरेपी की बात हुई, और इसमें क्या है, इसमें सेफ्टी और क्वालिटी पर ज़्यादा बल दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और इसमें आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी आधारित जो उपचार हैं उनको बढ़ावा देने की बात होती है। अब यहाँ पे कैसे परीक्षा में पूछा जा सकता है आपको, ये संबंधित मंत्रालय कौन सा है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। नियम किसकी बात हो रही है, तो औषधि नियम 1945, ड्रग्स रूल 1945। इसका मेन विषय क्या है, तो सेल थेरेपी एंड जीन थेरेपी, और इसका उद्देश्य क्या है, आधुनिक चिकित्सा के लिए स्पष्ट नियामक ढांचा को तैयार करना। ये था आपका टॉपिक। अब आते हैं
देखिए मेंस में कैसे पूछ सकते हैं कि सेल थेरेपी एवं जीन थेरेपी आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं में किस प्रकार परिवर्तन ला सकती है, इसके लाभ और चुनौतियों की विवेचना कीजिए। इस प्रकार से आपके मेंस में भी आ सकता है। अब अगला आता है 13, मीटी या मेटी के भाषणी मतलब MEITY के भाषणी विंग द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन NCEG में नवाचारों का प्रदर्शन क्यों हुआ और इसके मुख्य प्रावधान क्या हैं। तो देखिए डिजिटल गवर्नेंस और सरकारी सेवाओं को देश से दूर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले उन नागरिकों को अब उनकी मातृभाषा में पहुंचाने के लिए अंग्रेजी या हिंदी जो नहीं जानते हैं, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। तो अब इसमें मुख्य प्रावधान क्या हुआ है कि भाषणी द्वारा बहुभाषी AI मॉडल का प्रदर्शन किया गया, भाषणी द्वारा बहुभाषी AI मॉडल्स का प्रदर्शन किया गया और स्थानीय भाषाओं के संवर्धन हेतु राजस्थान भाषा मॉडल ट्रेनिंग हैकथॉन की भी शुरुआत की गई। तो इसके बारे में जान लेते हैं पहले। ये जो आपका टॉपिक है आपका GS पेपर 2 मतलब ई गवर्नेंस और शासन और GS पेपर 3 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, चर्चा में क्यों जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जिसको कहते हैं METI ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस जिसको NCEG भी कहते हैं शॉर्ट में, भाषणी के नवीन AI जो आधारित नवाचार है उसका प्रदर्शन करने की बात हुई है। तो आइए देखते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि कृत्रिम मुद्दा मतलब जिसको हम AI कहते हैं और भारतीय भाषाओं की मदद से सरकारी सेवाओं को देश के हर नागरिक तक उसकी अपनी भाषा में कैसे पहुंचाया जा सकता है, ये उसका उद्देश्य है, ठीक है। तो AI के हेल्प की बात कर रहे हैं। AI की हेल्प और भारतीय भाषा की मदद से सरकारी जो सेवाएं हैं उनको देश के हर नागरिक तक कैसे पहुंच सुनिश्चित हो सके, ये इसमें बात की गई है। अब आते हैं भाषणी क्या है। ये क्या है, भाषणी क्या है। तो भाषणी भारत सरकार का AI आधारित डिजिटल भाषा मंच है। क्या है, डिजिटल लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है। इसे राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन मतलब नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन NTLM के अंतर्गत इसको विकसित किया गया है। किसके अंतर्गत, NTLM के अंतर्गत इसको विकसित किया है। देखिए ये मैंने यहाँ लिखा है ना कि भाषणी जो मिशन ये भारत सरकार के राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन NLTM के अंतर्गत इसको विकसित किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य AI और वॉइस आधारित तकनीकों का उपयोग करके स्थानीय भारतीय भाषाओं में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं को सुलभ बनाना। तो यहाँ पे क्यों हुआ देख लेते हैं। डिजिटल गवर्नेंस और सरकारी सेवाओं को देश के दूर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले उन नागरिकों तक उनकी मातृभाषा में पहुंचाने के लिए जो अंग्रेजी या हिंदी नहीं जानते हैं। मुख्य प्रावधान भाषणी द्वारा बहुभाषी AI मॉडल्स का प्रदर्शन किया गया और स्थानीय भाषा के संवर्धन हेतु राजस्थान भाषा मॉडल ट्रेनिंग हैकथॉन की शुरुआत की गई। तो इसका उद्देश्य क्या है, कोई भी नागरिक अपनी मातृभाषा में सरकारी एवं डिजिटल सेवाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सके। अब भाषणी की आवश्यकता क्यों पड़ी ये जानते हैं। देखिए भारत में क्या है, सैकड़ों भाषाएं हैं, जहाँ जाएंगे हर जगह आपकी अलग अलग भाषाएं मिल जाएंगी, भाषाएं बोलियाँ कल्चर सब मिल जाएगा आपको, है ना। जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी दूर जाएंगे हर जगह कुछ ना कुछ आपका चेंजेस आपको भाषाओं में मिलेगा। देखिए आधारित जो बहुभाषी डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा भी देगा और इससे देश का जो कोई भी नागरिक होगा आसानी से सरकारी जो सेवाएं हैं उन सभी को समझ सकेगा और उसका लाभ आसानी से उठा सकेगा। और यही तो उद्देश्य है कि देश का हर नागरिक इस चीज़ को समझ सके, है ना। तो इसके माध्यम से सरकारी सेवाओं का जो लाभ है वो हर एक नागरिक इसको प्राप्त कर सकेगा। जैसे AI डिजिटल इंडिया ई गवर्नेंस नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन और ये सब आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण शब्द हैं, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। बाकी मैंने यहाँ पे कोशिश किया है कि काफ़ी अच्छे से आप सभी को समझाऊँ। आई थिंक आप सभी को समझ भी आया होगा और मैंने आपको पहले भी कहा है कि प्लीज़ अगर कोई मेहनत करता है तो उसका सपोर्ट करना चाहिए। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और कोशिश करूँगी कि और सुधार करूँ खुद पे और अच्छा मैं कंटेंट लेके आऊँ। कोई भी पॉइंट है उसको मैंने लगभग सारे एंगल से उसको कवर करने की कोशिश की है और मुझे लगता है मैंने काफ़ी ठीक ठाक तरीके से इसको मैंने पढ़ाया है। तो ठीक है, आपके एग्जाम्स के लिए इसी तरीके से आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। मैंने जो प्रश्न दिए हैं उनकी आंसर राइटिंग कर सकते हैं आप। तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। जितना आप रिवीजन करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको चीज़ें याद होती चली जाएंगी। क्योंकि देखिए BPSC का भी एग्जाम लगा हुआ, उसके बाद आपका PCS का एग्जाम लगा है, फिर RO आ जाएगा। तो ये जितने भी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाने से पहले इसको लाइक कर दीजिएगा, लोगों में शेयर कर दीजिएगा। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और PDF जो है इसकी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।